अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग़ुफ़रान फ्रॉम क्रिकेट जी हाज़िर है। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि ट्राई नेशन सीरीज़ जो है वो इसका आगाज़ हो चुका है और इसमें पाकिस्तान, न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें शिरकत कर रही हैं। 2 मैचेज़ इसमें हो चुके हैं जो पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के दरमियान, जो कि न्यूज़ीलैंड ने जीत लिया, और कल जो मैच हुआ वो साउथ अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड के दरमियान, जो न्यूज़ीलैंड ने जीत लिया। इस तरह न्यूज़ीलैंड अब फाइनल में पहुँच गया है। अब जो मैच वेडनेसडे को होने वाला है वो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान होगा, जिसमें ये एक तरह से आप कह लें डिसाइडर है, सेमीफ़ाइनल है या नॉकआउट है, जिसमें जो टीम जीतेगी वो न्यूज़ीलैंड से फाइनल खेलेगी। तो अगर ये मैच अगर न्यूज़ीलैंड हार जाता और साउथ अफ्रीका जीत जाती तो फिर वो इंटरेस्टिंग हो जाता कि पाकिस्तान अगर साउथ अफ्रीका को कराता है तो फिर पॉइंट्स पे चला जाता, और वो अब स्ट्राइक उस पे रन रेट पे चला जाता। तो अब जो है वो ये डिसाइडर है एक तरह का। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें जो हैं वो खेलेंगी। पाकिस्तान आपको पता है लास्ट साउथ अफ्रीका में जब गया था तो ओडीआई सीरीज जीत के आया था। साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो डिप्लीटेड है इस वक्त, क्योंकि उनके जो है इंजरीज और उनका जो सीरीज चल रही है ऐसे 20 उसमें कुछ प्लेयर्स मशगूल हैं, वो अब पहुंच रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो दे वर नॉट अवेलेबल फॉर न्यूजीलैंड मैच जिसको कल हुआ। वो शायद उनमें से कुछ वापस आ जाए पाकिस्तान के मैच के लिए। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें फुल स्ट्रेंथ पे खेल रही हैं, जबकि साउथ अफ्रीका की थोड़ी डिप्लीटेड है। इसमें 3 नए बॉलर्स ने डेब्यू किया है, और पाकिस्तान के जो है वो प्लेयर्स जो हैं वो कुछ रिकॉल हुए हैं पिछली टीमों के मुकाबले में। तो टीम थोड़ी सी डिफरेंट है जो साउथ अफ्रीका में खेली थी उसके मुकाबले में। तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने क्या चेंजेस किए हैं और पाकिस्तान को क्या चेंजेस नहीं करनी चाहिए थी। कुछ मैं स्टैट्स आपको बताऊंगा। मैच शुरू होने से पहले यानी ट्राई सीरीज से स्टार्ट करने से पहले क्या थी सिचुएशन। उसमें ये था कि पाकिस्तान ने कोई भी आईसीसी इवेंट लास्ट 30 ईयर्स में नहीं होल्ड किया। तो ये फर्स्ट इन द 3 डेकेट्स है जो पाकिस्तान आईसीसी इवेंट होल्ड करने जा रहा है। और इसमें पाकिस्तान ने जो ट्राई सीरीज लास्ट होस्ट की थी वो 2004 में थी, जिसमें श्रीलंका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान ने शिरकत की थी। और ये सीरीज श्रीलंका ने पाकिस्तान को फाइनल में हरा के जीती थी। ये पाकटेल सीरीज थी। और उसके बाद 2019 से अब तक ओडीआई के अंदर ट्राई सीरीज नहीं दुनिया में कहीं भी मुनक्किद हुई है, और ये उसके बाद से फर्स्ट ट्राई सीरीज मुनक्किद हो रही है। आईसीसी के इवेंट के अंदर जाहिर है ऑब्वियसली अब चैंपियंस ट्रॉफी भी आने वाली है, तो उसकी भी हम कुछ बात करेंगे जो कि पाकिस्तान में हो रही है। साउथ अफ्रीका की टीम जो थी वो कल हारी है न्यूजीलैंड से, तो उसमें भी हम बताएंगे कि क्या वो है, और थोड़ा सा जायज़ा लेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच का। दोनों हम इसी प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने सिंस लास्ट वर्ल्ड कप इन 2023 9 ओडीआईज खेले हैं। दोनों ने अब अगेंस्ट ईच अदर नहीं, ओवरऑल 9, और जिसमें से पाकिस्तान ने अपने तीनों ओडीआई सीरीज जीती हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने एक हारी है श्रीलंका के अगेंस्ट। पाकिस्तान ने अपने लास्ट 5 ओडीआई जीते हैं। न्यूजीलैंड ने लास्ट 5 ओडीआई में से दो जीते हैं और 3 हारे हैं। और बाबर आजम ने ओडीआई में जो है वो लास्ट ओपनिंग की थी 2015 में इंग्लैंड के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने 2 इनिंग्स में टोटल 36 स्कोर किया है। एक में 26 और एक में 10 शायद, तो टोटल 36 उन्होंने स्कोर किया है। 2 दफ़ा उन्होंने ओपनिंग की है ओडीआई के अंदर। तो ये कंडीशन है। अब आपको पता है कि वो कज़ाफ़ी स्टेडियम की नई पिच है, तो वो उसका थोड़ी सी प्रेडिक्शन मुश्किल हो रही थी कि ये वैसे नॉर्मली तो वो पेस को भी सपोर्ट करती है और स्पिन फ्रेंडली भी होती है, लेकिन ये कि इस पिच का भी कोई एनालिसिस नहीं कर पाया था। अब 2 मैचेस के बाद उसका कुछ हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ये पिच कैसी बिहेव कर रही है। तो अब हम देखते हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो पहला मैच हुआ, जो न्यूजीलैंड 78 रन से जीत गया, उसके अंदर क्या स्टैट्स रहे हैं। बेसिकली ये जो चैनल है क्रिकेट जीए, इसका मकसद किसी को ट्रॉल करना नहीं है, किसी टीम की कोई मजाक उड़ाना और ट्रॉलिंग नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये है कि आपको जो कि क्रिकेट लवर्स हैं, रियल क्रिकेट लवर्स जो हैं, उनको स्टैट्स जो हैं वो पहुंचाई जाएँ, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स और कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में बताया जाए, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है मैच देखने का कभी कभी, या पढ़ने का कहीं पे कि क्या रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो उनको एक नट शेल में एक थोड़ी सी खुलासा दे दिया जाए कि ये क्या मैच का क्या रिजल्ट रहा और उसमें क्या परफॉर्मेंस रही और क्या हो सकता था। तो इसमें कुछ ओपिनियन भी होती हैं और कुछ जैसे प्रिडिक्शंस भी होती हैं कि हम मैच से पहले हमको बताते हैं कि ये होने वाला है या ये हो सकता है। तो ये इसका मकसद ये है इस चैनल का वो मकसद नहीं है जो दूसरे लोग बैठे हुए अजीब अजीब लैंग्वेजेस में अजीब अजीब तरह से बोल रहे हैं लाइक्स लेने के लिए, और उसमें नाशाइस्ता जो अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उर्दू भी सही नहीं है। तो ये उस तरह का चैनल नहीं है। तो इसमें हम आपको स्टैट्स और फिगर्स और फिर फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, और उसके बाद फिर हमारी जो प्रेडिक्शन होती हैं वो हम मैच से पहले कुछ करते हैं। तो उस सिलसिले में अब हम देखते हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो मैच हुआ था, जो न्यूजीलैंड जीत गया 78 रन से, उसके अंदर क्या स्टैट्स रहे और पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस थी, और न्यूजीलैंड ने कहाँ बेहतर परफॉर्म किया है। तो वो हम देखते हैं। तो
इस मैच की हाइलाइट्स हम देखते हैं। न्यूजीलैंड ने 330 फॉर 6 जो है वो बनाए सबसे पहले बैट करके, जिसके जवाब में पाकिस्तान 252 पे ऑल आउट हो गया 47.5 ओवर्स में। न्यूजीलैंड ने 6.6 रन पर ओवर के लिहाज से रन बनाए और पाकिस्तान ने 5.26। इसमें फिलिप्स ने 72 बॉल्स पे 100 स्कोर किया, जो कि उनकी मेडन टेस्ट ओडीआई सेंचुरी थी। फ़खर जमान ने 84 रन बनाए, जो कि पाकिस्तान के सबसे नुमाया स्कोरर थे। न्यूजीलैंड ने 98 रन्स फाइनल 6 ओवर में बनाए। अब देखें, पाकिस्तान ने अच्छा खासा कंट्रोल कर लिया था बीच में, और लग रहा था कि पाकिस्तान शायद 300 के अंदर अंदर न्यूजीलैंड को रेस्ट्रिक्ट कर लेगा, लेकिन आपने देखा कि फाइनल 6 ओवर्स के अंदर 98 रन्स बहुत ज़्यादा हैं जो बने हैं। नसीम शाह का जो 49th ओवर था, नसीम शाह का था वो, उसमें 17 रन, और लास्ट ओवर शाहीन अफरीदी ने कराया, उसमें 25 रन बने। तो आप देखें 17 और 25 दो लास्ट ओवर में बन गए, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड इतना बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो गया। उसके बाद ये पाकिस्तान के जो फ़खर ज़मान ने, उन्होंने बहुत जारहाना बैटिंग की और उन्होंने 84 स्कोर किया, बट कोई और बैट्समैन के खिलाफ नहीं खेल सका ज़्यादा अच्छा। सलमान आगा ने 40 और तैयब ताहिर ने 30 स्कोर किए, लेकिन ये कि नफ नहीं था। कोई बैट्समैन जम के नहीं खेल सका और बड़ी इनिंग नहीं खेल सका, और बहुत स्लो पेस पे खेले वो, जिसकी वजह से वो करीब भी नहीं पहुंच पाए। तो अच्छी खासी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री न्यूजीलैंड को मिली। इसमें जो परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड की तरफ से, उसमें ये था कि 254 थे न्यूजीलैंड 46 ओवर। आप ये देखें, 6 फॉर 254 इन 46 ओवर के अंदर, और फिर उन्होंने 4.2 ओवर्स के अंदर स्कोर 330 तक पहुंचा दिया। तो कितनी हैवी स्कोरिंग की होगी उन्होंने, इसका अंदाज़ा भी आपको मैं बताऊंगा जब हम देखेंगे कितने छक्के और चौके उन्होंने लगाए और कितने छक्के और चौके हमने लगाए इस इनिंग के अंदर। फिलिप्स ने इस न्यूजीलैंड की तरफ से 106 रन बनाए 74 बॉल्स पे। इसमें उसने 6 चौके और 7 सिक्सेस स्कोर किए 143 के स्ट्राइक रेट पे। डेरिल मिचेल ने इसमें 81 रन बनाए 84 बॉल्स पे, टू टू फोर्स एंड 4 सिक्सेस 96.4 के स्कोर पे। विलियमसन ने 58 रन बनाए 89 बॉल्स पे, 7 फोर्स 0 सिक्सेस, कोई छक्का नहीं मारा, 65.1 के एवरेज से मैंने स्कोर किया स्ट्राइक रेट से। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग आप देखें क्या थी। शाहीन आफरीदी ने 3 विकेट तो ली, लेकिन रन बहुत दे दिए। 8.8 रन पर ओवर के लिहाज से उन्होंने 83 विकेटें ली 88 रन दे के। उन्होंने 29 डॉट बॉल्स की, 4 चौके और 5 छक्के उनको लगे और 2 वाइड्स। नसीम शाह ने 70 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली, 7.0 के एवरेज से उन्होंने रन दिए। 29 डॉट बॉल्स, 8 फोर्स 2 सिक्सेस 1 वाइड। अबरार अहमद ने अच्छी बैट बॉलिंग की, उन्होंने 2 विकेट हासिल की 41 रन के एवज। 4.1 रन का उनका स्कोर था एवरेज जो उन्होंने दिया। 34 डॉट्स, 3 चौके और 1 छक्का और 1 वाइड उन्होंने दिया। हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए थे, 6.2 ओवर्स कर पाए वो, और उन्होंने 23 रन देके 1 विकेट ली। 3.6 रन के एवरेज पर उन्होंने रन दिए। 19 डॉट्स, 1 4 0 सिक्सेस 1 वाइड। ये अच्छा खासा बॉलिंग जा रही थी, उसकी वजह से काफ़ी फर्क पड़ गया जब वो चले गए। खुशदिल शाह जो कि वापस आए हैं, उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही। 7.3 रन उन्होंने दिए पर ओवर, 66 रन देके 9 विकेट 9 ओवर्स के अंदर। 17 डॉट्स, 2 फोर्स 3 सिक्सेस 1 वाइड। तो ये पाकिस्तान की जो वो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। पाकिस्तान की तरफ से 21 फोर्स स्कोर हुए और 5 छक्के लगे। पाकिस्तान ने जो बैटिंग की उसमें न्यूजीलैंड ने 23 फोर्स और 14 सिक्सेस, 5 छक्के पाकिस्तान के, उन्होंने 14 सिक्सेस। तो यहाँ पे हैवी स्कोरिंग उनकी हुई। और आपने देखा इसमें पाकिस्तान ने ऑल दो 139 डॉट्स खेले, न्यूजीलैंड ने 147 डॉट्स खेले थे। वहाँ पे स्कोर सही जा रहा था, लेकिन आखिर में उन्होंने फोर्स और सिक्सेस की मदद से स्कोर अच्छा खासा कर दिया। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच था उसकी एक ओवरव्यू था। तो ये मैच न्यूजीलैंड जीत गया तो उसको पॉइंट्स मिल गए। और अब उसके बाद सेकंड मैच जो हुआ वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका था, जिसमें काफ़ी रिकॉर्ड्स बने हैं। तो वो हम देखेंगे इसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स बने हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो कि हम लेके आए हैं यहाँ पर। तो आप देखिए न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, वहाँ क्या हुआ है। तो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड ये मैच जीत के तो फाइनल में पहुंच गया, और साउथ अफ्रीका को अब पाकिस्तान को हराना होगा फाइनल में पहुंचने के लिए, पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका को हराना होगा फाइनल में पहुंचने के लिए, जो न्यूजीलैंड से फिर वो खेलेंगे। तो अब देखते हैं कि इस मैच के बेसिस पे हम इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि ये साउथ अफ्रीका की टीम फुल टीम नहीं है। हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हों जो नेक्स्ट मैचेस में, और पाकिस्तान की मेरे ख्याल में मोर और लेस वही टीम रहेगी एक आध चेंजेस के अलावा। तो हम देखते हैं अब न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका में क्या स्कोर रहा। तो इस मैच में सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की और साउथ अफ्रीका ने स्कोर किया 304 फॉर 6 इन अलॉटेड 50 ओवर्स। इसमें उनके ओपनर जो कि डेब्यू कर रहे थे ब्रिस्की, उन्होंने 150 रन बनाए। सो
वो ओडीआई डेब्यू के ऊपर, और मोल्डर ने 64 रन बनाए साउथ अफ्रीका की तरफ से। न्यूजीलैंड ने ये स्कोर 308 फॉर 4 बना लिया विद 8 बॉल्स टू स्पेयर, 6 विकेट से वो ये मैच जीत गए। इसके अंदर ये जो है वो थर्ड हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस था लाहौर के अंदर। लाहौर में ये थर्ड हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस था। और पाकिस्तान और ये पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका अब नॉकआउट खेलेंगे इसकी वजह से, क्योंकि साउथ अफ्रीका ये मैच हार गया। इसमें जो ये सेंचुरी बनाई है, इसमें उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है डेस्मंड हेन्स का। ब्रिस्की ने जो 150 रन बनाए हैं ऑन डेब्यू, तो ये हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है किसी भी प्लेयर का डेब्यू के ऊपर और ओडीआई के अंदर। इससे पहले ये रिकॉर्ड डेस्मंड हेन्स के पास था, तो 47 ईयर का रिकॉर्ड टूटा है, जिसमें डेस्मंड हेन्स ने 1978 में 148 रन बनाए थे अपने डेब्यू पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो वो रिकॉर्ड अब टूटा है 47 ईयर्स के बाद। तो अब नाउ ब्रिस्की इज द हाईएस्ट स्कोरर इन वन डे स्कोरर एज ए डेब्यू प्लेयर, 150 रन। तो ये एक रिकॉर्ड यहाँ पे बना है। दूसरा ये कि विलियमसन ने सेकंड फास्टेस्ट टू 7,000 रन, उन्होंने 7,000 रन मुकम्मल कर लिए, एंड ही इज़ द सेकंड फास्टेस्ट इन ओडीआई हिस्ट्री। उन्होंने कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इसमें फास्टेस्ट जो है 7,000 के वो हाशिम मामला है 150 इनिंग्स के अंदर। विलियमसन अब सेकंड हो गए 159 इनिंग्स में। कोहली ने 161 इनिंग्स में 7,000 रन स्कोर किए। डिविलियर्स ने डिविलियर्स ने 166 इनिंग्स में, और सौरव गंगुली ने 174 इनिंग्स में 7,000 रन स्कोर किए हैं। इस तरह ये केन विलियम्स का सेकंड फास्टेस्ट है, और ये फिफ्थ न्यूजीलैंड प्लेयर हैं जिन्होंने 7,000 रन ओडीआई में स्कोर किए हैं। इसके अलावा इस मैच में जो है वो अच्छी पार्टनरशिप्स रही हैं, जो हम देखते हैं अभी कि किस प्लेयर्स की और पार्टनरशिप अच्छी रही है, और दोनों बड़े नेक टू नेक जा रहे थे, और किस तरह साउथ अफ्रीका ये मैच हार गया। हालांकि उनके डिप्लीटेड टीम थी, उनके जो है वो 3 ओडीआई में बॉलर्स जो है वो डेब्यू कर रहे थे, और उनकी फुल फ्लैश टीम नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अच्छी फाइट दी, जिससे पाकिस्तान को थोड़ी सी कंसर्न होगी। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि केन विलियम्स और डेविड कॉनवे के दरमियान जो पार्टनरशिप हुई है वो, जैसे मैंने आपको बताया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये हाईएस्ट पार्टनरशिप है, और रिकॉर्ड पार्टनरशिप है ये हाईएस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 187 बॉल्स पे। और उन्होंने जो है वो इसमें विलियमसन ने, आपने बताया, 133 बनाया, कॉनवे ने 97। इसके अलावा जो अदर रिकॉर्ड है वो ये है कि विलियमसन और कॉनवे ने वो न्यूजीलैंड के ओडीआई में ये फर्स्ट टाइम वापस आए हैं 23 वर्ल्ड कप के बाद। तो 23 वर्ल्ड कप में ही साथ थे, उसके बाद अब ये वापस आए हैं। तो ये चीज़ है, कॉनवे ने 50 स्कोर किया है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द ओपनिंग मैच ऑफ 2023, यानी 11 इनिंग्स के बाद उन्होंने ये 50 स्कोर की है। तो ये टू वेट 11 लॉन्ग इनिंग्स टू स्कोर अ 50, ये कॉनवे थे। विलियमसन की सेंचुरी जो ये फर्स्ट है इन 22 इनिंग्स के बाद उन्होंने ये सेंचुरी बनाई है। लास्ट 148 उन्होंने बनाए थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन मैनचेस्टर इन 2019। तो 2019 वर्ल्ड कप के बाद अब ये विलियमसन की सेंचुरी जो है वो देखने में आई है ओडीआई के अंदर। और विलियमसन, जैसे मैंने बताया, आपका सेकंड फास्टेस्ट ओडीआई 100 है, ये 72 बॉक्स पर उन्होंने बनाई। तो ये सेकंड फास्टेस्ट ओडीआई 100 है उनकी न्यूजीलैंड के लिए। ब्रेस्की ने, मैंने आपको बताया था कि वो 150 रन बनाए, उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है। एंड ही इज़ द फोर्थ साउथ अफ्रीकन टू स्कोर अ सेंचुरी ऑन द डेब्यू। ब्रेस्की के फोर्थ हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से। साउथ अफ्रीका ने जो मैच खेला उसमें मिडिल ओवर्स में बहुत स्लो बॉलिंग बैटिंग की उन्होंने, उनके 3 बॉलर्स जो हैं वो डेब्यू भी कर रहे हैं, उसकी वजह से साउथ अफ्रीका थोड़ा सा स्लैक कर गया। अदरवाइज साउथ अफ्रीका हैड गुड चांस टू स्कोर मोर रन्स। और अब साउथ अफ्रीका इन अ रो 5 मैच ओडीआई मैचेस हार गया है, जो कि 20 ईयर्स की, पिछले 20 ईयर्स में लॉन्गेस्ट स्ट्रीक ऑफ लॉसेस है। तो ये बड़ी तशवीश की बात है। लेकिन इन पूरे 5 मैचेस में हर मैच में उनकी पूरी फुल फ्लैश टीम नहीं खेली थी, किसी की ना किसी वजह से। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ उनकी टीम टेस्ट मैचेस में मशगूल थी, और यहाँ पे उनकी टीम जो है वो इंजरी, और जो उनका मैच हो रहा है SL20 उसके अंदर मसरूफ़ है। तो उसकी वजह से कुछ नए डेब्यूज इसमें बने हैं, तो इस वजह से। लेकिन बहरहाल रिकॉर्ड है। तो ये साउथ अफ्रीका की तरफ से 5 लगातार मैचेस की हार है। इसमें साउथ अफ्रीका की तरफ से 2 बड़ी पार्टनरशिप हुई थी, जिसमें 93 रन्स 105 बॉल्स पे जेफ स्मिथ ने बनाए, और 41 रन्स 51 बॉल्स पे जो है वो ब्रेसी ने बनाए। इसमें जो है वो जो पार्टनरशिप है 2 हुई उनकी तरफ से। दूसरी हुई 131 रन की पार्टनरशिप 114 बॉल्स पे, जिसमें ब्रेस्की ने 92 रन 68 बॉल्स पे, और मोल्डर ने 34 रन 46 बॉल्स पे बनाए। तो ये 2 बड़ी पार्टनरशिप साउथ अफ्रीका की तरफ से हुई थी। न्यूजीलैंड की तरफ से 3 बड़ी पार्टनरशिप हुई, 50 रन से ऊपर की पार्टनरशिप को हम बड़ी कहते हैं।
तो 50 रन की पार्टनरशिप हुई 51 बॉल्स के ऊपर, कॉनवे 24 रन 28 बॉल्स पे, और यंग ने 19 रन इन 31 बॉल्स। ये पार्टनरशिप थी पहली जो 50 रन से ऊपर थी। और दूसरी पार्टनरशिप जो बड़ी थी वो 187 रन की थी 155 बॉल्स के ऊपर, विलियमसन 103 रन 76 बॉल्स में, और कॉनवे 73 रन 79 बॉल्स पे। फिर थर्ड पार्टनरशिप उनकी बनी 57 रन की 62 बॉल्स के ऊपर, विलियमसन 57 इन 62 बॉल्स, फिलिप्स 28 32 बॉल्स। तो ये जो है वो इनकी बड़ी पार्टनरशिप्स थी। अम, उसके बाद ये टॉम लेथन जो है वो न्यूजीलैंड के बैट्समैन बन गए जो 3 कॉन्सेक्टिव डक्स उन्होंने वो बनाए हैं न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड के खिलाफ। टोटल एग्रीगेट जो था दोनों टीम माना कि टोटल का टोटल कर दिया जाए तो 612 टोटल स्कोर है। ये हाईएस्ट है बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड के दरमियान कोई भी मैच हुआ उसका हाईएस्ट ये टोटल है अब तक का। साउथ अफ्रीका ने 304 फॉर 6 बनाए थे 6.08 रन पर ओवर के लिहाज से, जिसमें नुमाया किरदार ब्रेट्सकी ने 150 रन 148 बॉल्स पे, 11 चौके 5 छक्के और 101.3 का स्ट्राइक रेट। इसमें इतने 41 रन बनाए 51 बॉल पे, एक चौका और 2 छक्के, 80.3 उनका स्ट्राइक रेट। मोल्डर ने 64 रन बनाए 60 बॉल्स पे, 5 फोर्स 16 106.7 स्ट्राइक रेट। और इसमें विकेट जो न्यूजीलैंड की तरफ से ली उसमें हेनरी ने 2 फॉर 59 5.9 रन पर ओवर के लिहाज से, रोकर ने 2 फॉर 72 7.2 रन पर ओवर, और उन्होंने जो है वो 30 डॉट्स की 8 फोर्स 16 एंड 10 वाइड्स। और ब्रेसवेल ने 1 फॉर 43 4.3 रन पर ओवर, 28 डॉट्स 0 फोर्स 16 एंड 2 वाइड्स। न्यूजीलैंड की तरफ से 308 फॉर 4 जो बने थे वो 6.32 पर रन पर ओवर, उनका वो था रन पर ओवर उन्होंने बनाया 6.32। कॉनवे ने 97 रन 107 बॉल्स के ऊपर, 9 फोर्स एंड 1 सिक्सेस 90.6 स्ट्राइक रेट। विलियमसन ने 133 इन 113 balls, 13 fours and 2 sixes, 117.7 स्ट्राइक रेट। और ग्लेन फिलिप्स ने 28 रन नॉट आउट 32 बॉल्स के ऊपर, 1416 एंड 87.5 स्ट्राइक रेट। तो इस तरह न्यूजीलैंड ये मैच जीत गया और क्वालिफाई कर गया है अब फाइनल के लिए। और अब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के जो मैच वेंसडे को होने वाला है उसमें डिसाइड होगा कि कौन न्यूजीलैंड से फाइनल खेलेगा। पाकिस्तान की टीम बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। आपके नसीम शाह बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर पाए और उन्होंने कोई विकेट नहीं हासिल की और 77 रन दिए, बहुत ऑफ कलर। इसी तरह पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी ने लास्ट ओवर में 25 रन दिए। शुरू में उन्होंने पहले ओवर में विकेट ली और कुछ अच्छा था, लेकिन उसका आपको पता ही शाहीन अफरीदी शुरू पहले के 1-2 ओवर्स अच्छे करते हैं, उसके बाद मिडिल ओवर्स और लास्ट ओवर्स में इतना ज़्यादा नहीं आया। एक चौका या 2 चौके उनको पड़ जाएँ पाकिस्तानी बॉलर्स को और इंक्लूडिंग शाहिद अफरीदी, तो फिर ये पैनिक हो जाते हैं और फिर पता नहीं क्या करते हैं कि वो उनको हर बॉल पे चौके और छक्के पड़ने शुरू हो जाते हैं और दूसरी टीम रिलैक्स कर जाती है। हालांकि इनको और ज़्यादा स्ट्रांग होकर आना चाहिए कि भाई अब मार के दिखाओ नेक्स्ट बॉल पे हम तुमको आउट करेंगे, लेकिन वो इसमें जज्बा नहीं है जो पहले वसीम वकार में होता था। इस तरह बाबर आजम पाकिस्तान के एक बहुत बड़े फेलियर हैं, उनको मेरे ख्याल में अब या तो रेस्ट करना चाहिए बहुत लंबा या रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। आई डोंट थिंक पाकिस्तान बाबर इज केपेबल टू स्कोर 50 और 100 इन दिस टाइप ऑफ मैच नाउ, क्योंकि जिस तरह से उनका वो एटीट्यूड है, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज शो कर रही है कि ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट। और वो कोई बच्चा भी उनको आउट कर सकता है, उस हर बॉल पे लगता है कि वो आउट हो जाएंगे, तो ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट। आई डोंट थिंक अब वो इंटरनेशनल कमोडिटी रहे हैं मेरे ख्याल से। तो कभी कभार 20-30 बस यही स्कोर रह गया उनका, 50 पहुंचना बहुत मुश्किल है। 50 पहुंच के तो सेंचुरी तो क्या बहुत दूर की बात लगती है बाबर से। तो आई डोंट थिंक कि बाबर चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ परफॉर्मेंस कर पाएंगे जिस तरह के वो खेल रहे हैं। उनका साफ शो हो रहा है कि ही इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड लैक ऑफ हार्ड वर्क। ही इज़ बिजी इन एडवर्टीजमेंट एंड एंजॉइंग हिज मनी, और ही इज़ नॉट लीज बॉदर्ड, ही इज़ नॉट रन हंग्री एनी मोर। जैसे कि बाबर होते थे आते थे और भाई लगता था कि अब स्कोर इन नो टाइम ही यूज्ड टू बी 26 27 28 एंड देन 40 50 60। वो तो चीज़ अब नहीं रही है। अकमल ब्रदरन का जो है वो असर उनके ऊपर भी है थोड़ा सा। तो बहरहाल बहुत अफसोस की बात है, पाकिस्तान का एक स्टार प्लेयर जो है वो अब नॉन परफॉर्मेंस रह गए। कामरान गुलाम अनदर फेलियर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और ये नहीं खेल पा रहे, कंसंट्रेशन सही नहीं लग रही उनकी। ये भी सलमान आगा ने 40 रन बनाए 2, लेकिन उनको और ज़्यादा बेहतर खेलना चाहिए, ज़्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलने। उनके पास बहुत टैलेंट है बट इज़ नॉट यूटिलाइजिंग इट इनफ। इस तरह उनकी बॉलिंग पे आप नहीं इंतजार कर सकते। इज़ नॉट अ स्पेशलिस्ट बॉलर, इज़ अ पार्ट टाइमर। उनको आप यूज़ कर सकते हैं जब विकेट ना गिर रही हो, बट यू कैन नॉट यूज़ हिम एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर। तो उन्होंने भी अच्छे खासे रन दिए। पाकिस्तान की तरफ से फास्ट बॉलिंग का जो है वो डिपार्टमेंट बहुत वीक है। इसमें जो है रऊफ़ अगर नहीं आते वापस तो ज़ाहिर है हसनैन इज़
टोटल फेलियर एज वेल। वो आपको पता ही है, स्पीड इज़ नॉट एवरीथिंग। उनको पता ही नहीं बॉल पिच कहाँ करनी, सारी बॉलें आउटसाइड द ऑफ स्टम्प, और वो इज़ ईजी पिकिंग फॉर द बैट्समैन। तो पाकिस्तान को काफ़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी, और बहुत अपने जो है वो स्टाइल में और थिंकिंग में और अपने एटीट्यूड में और अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ऊपर लाना पड़ेगा अगर पाकिस्तान को ये मैच जीत के फाइनल खेलना है। बट आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज़ एनी चांसेस। आई थिंक साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का फाइनल होगा, बट वी नेवर नो। पाकिस्तानी पिचेस हैं, पाकिस्तान कैन बाउंस बैक अगर थोड़ी सी चेंजेस करके थोड़ा सा। इमाम इज़ बैडली मिस्ड। इमाम को यहाँ पे होना चाहिए था 100%। ही इज़ एस्टेब्लिश बैट्समैन, ही ऑलवेज स्कोर्ड, हिज एवरेज इज मोर देन 50। उसका तो बहुत ज़रूरी था इस मैच में होना अब्दुल्ला शफीक के फेलियर के बाद। या शर्जील को होना चाहिए था, या फिर अगर आप कहते हैं कि साइम अयूब का रिप्लेसमेंट चाहिए, तो या तो शर्जील या जो मोहम्मद हारिस हैं, वो भी उन्हीं के स्टाइल में खेलते हैं, उनको आपको चांस देना चाहिए था एट द टॉप। बाबर से ओपन कराना सही नहीं है, बाबर वन डाउन सही है, ही इज़ ऑलरेडी लुकिंग वेरी अनकॉन्फिडेंट। तो 1 या 2 राउंड बाबर को आना चाहिए, एंड बाबर रोल इज टू एक्यूमुलेट रन्स एंड कंसोलिडेट द इनिंग्स। उसका स्कोर ये मतलब वो नहीं है कि हिटिंग ऑल आउट। इसी तरह पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर कुछ हिटर्स होने चाहिए, खुशदिल शाह की जगह किसी और को लेकर आना चाहिए, जेन्युइन ऑलराउंडर हो या हिटर हो, जैसे कि आसिफ अली हैं या इरफान खान भी बड़े अच्छे हैं। तो आई डोंट थिंक वाई इरफान खान बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो आई डोंट नो वाई इस अबरार की जगह मेरे ख्याल में सुफियान को अगर मौका देते, या और भी पाकिस्तान के स्पिनर्स और अच्छे हैं उनको भी मौका दे सकते हैं। तो अबरार ने बैटिंग अच्छी की, लगातार 3 चौके लगाए। तो बहरहाल पाकिस्तान की टीम को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर वो फाइनल खेलना चाहते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में अपना कोई मार्क बनाना चाहते हैं। न्यूजीलैंड इज़ पीकिंग टू अर्ली लगता है। वो अपने 2 मैचेस जीते हैं और अच्छा खेल रहे हैं। बाय द टाइम ऑफ द फाइनल ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी दे माइट बी डाउन अ लिटिल बिट। पाकिस्तान माइट बी पिकिंग एट द राइट टाइम। तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हुई है उसमें उस्मान खान जो है, हसनैन, और जो वापसी हुई है इन लोगों की, तो वो आई डोंट थिंक कि इतनी अच्छी मतलब ये डिसीजन है। इसमें इन लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए, अभी भी टाइम है, 11 फरवरी तक उनको चेंज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड ओवर देयर। तो उसमें ज़ाहिर है आपको स्पिनर भी को अच्छे खिलाने चाहिए पाकिस्तान पे, जिसपे दूसरी टीमें स्पिनर्स खिला रही हैं, उनको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक हमारे फास्ट बॉलर इज के आर केपेबल टू गेट देम आउट, और दे आर केपेबल टू गिव 14-15 रन ओवर ईजिली। तो हमारे बैट्समैन भी इतने होने चाहिए कि 14-15 रन के तकरीबन करीब करीब स्कोर करने के काबिल भी हों। तो वी डोंट हैव दैट लग्जरी कि हमारे बॉलर जो हैं वो इतने रन दे दें, जो हमारे बैट्समैन केपेबल ही नहीं है उतना स्कोर करने के। तो ज़ाहिर है, तो डिफीट तो फिर सामने रखी हुई है। ठीक है ना, तो जब डिफीट तो जब आप कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं कि आपके बॉलर्स जो हैं वो डिफेंड करने के काबिल हों, जो अगर आपने स्कोर लो किया हुआ है, या फिर आपके बॉलर्स जो हैं वो अगर पहले बॉलिंग करें तो उनको कंटेन कर पाएँ और आप बेटर स्कोर करें उसको। तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान इस वक्त वीक नज़र आ रहा है, बैटिंग एंड बॉलिंग में। फील्डिंग में तो आपको पता ही है पाकिस्तान का क्या हाल है। तो वी स्टिल होप for the best and we wish Pakistan team the best. Hopefully Pakistan will pull up the next match against South Africa and they will be in the final with the New Zealand hopefully, and then we'll see a good match. अच्छा मैच हो, अच्छा टूर्नामेंट हो, कोई भी फाइनल खेले कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम पुट दी एफर्ट्स। पाकिस्तान ने तो कोई एफर्ट्स ही नहीं डाली, 250 पर आउट हो गए, वेरी लो स्कोर, सिवाय फ़खर के कोई इंटरनेशनल कमोडिटी लग ही नहीं रहा था। सब लग रहा था कि मीडियोकर्स हैं, किसी ने लग रहा था लैक ऑफ प्रिपरेशन, दोनों टीमें लग रही प्रिपेयर्ड होके आई हैं। पाकिस्तान की टीम वाज़ टोटली आउट ऑफ द प्लेस। कोई प्रिपरेशन नज़र नहीं आई, कोई हार्ड वर्क नहीं नज़र आई। लग रहा था बस सो के उठ के आके खेलना शुरू कर दिया इन्होंने। तो बहरहाल देखते हैं अब कैसे होता है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। तो आई विश देम द बेस्ट। आई विल बी बैक विद पोस्ट मैच एनालिसिस। हो सकता है मैं आपको पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका से मैच के पहले कुछ प्रिडिक्शन, कुछ एनालिसिस आपको पेश करूं, और उसके बाद पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए इंशाल्लाह हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड शेयर एंड लाइक, तो दैट विल बी ग्रेट। बट दिस चैनल इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। आई सी यू गाइज वेरी सून।